ये एलन की होती है, ये स्पेशल कीज होती है ये एटीएम को ओपन करने के लिए। अच्छा, आपने देखा होगा ना, एक स्क्वायर सा होता है लोहे का, उसको इसको डालिए, वो खोल दीजिए, तो इससे पूरी आप कार खोल सकते हो? कार ओपन हो सकती है। कोई भी? कोई भी कार, मतलब आप कार के नियर बाय जाओ तो ओपन हो जाती है अपने आप। बहुत सारी अच्छी खासी कार्स में आ रहा है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। आज का एपिसोड भाई आप स्किप ही नहीं कर पाओगे चाह के भी, क्योंकि इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात होने वाली है। आज बात होने वाली है हैकिंग पे, साइबर सिक्योरिटी पे और स्कैम्स पे। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है। और हमारे साथ इस मुद्दे पे बात करने के लिए हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट शिलीश भाई। शिलीश भाई का इंट्रो मैं नहीं दे पाऊँगा क्योंकि इनका करियर इतना वास्ट रहा है। तो मैं चाहता हूँ शिलीश भाई, आप ऑडियंस को अपने आप से इंट्रोड्यूस करो ज़रा। थैंक यू भाई, थैंक यू। मेरा नाम शैलेश रौथान है और मेरे पास अराउंड 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, बोथ ब्लैक हैट का, वाइट हैट का, एंड इन बिटवीन आई वाज वर्किंग विद सीक्रेट सर्विसेज। सो मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में आई वर्क विद कैबिनेट सेक्रेटरी विच you people known as RAW. I worked with UAE government, I worked with African governments and many other projects. So more of a offensive sort of projects थे and intelligence gathering के projects थे। भाई थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो व्हाट इज ब्लैक हैट जो आप बता रहे थे भाई। So क्या होता है ना, hackers की कैटेगरीज होती हैं। बेसिकली सब लोग hackers है जनरल टर्म यूज़ करते हैं, बट hackers की कैटेगरीज होती है 3: वाइट हैट, ब्लैक हैट और ग्रे हैट। वाइट हैट वो होते हैं जो हैकर्स, इथिकल हैकर्स होते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल कंपनीज़ में जो हैकिंग कंपनीज हायर करती है, जिनको प्रोडक्ट में वनरेबिलिटीज़ निकालने के लिए, बग्स निकालने के लिए जनरली, या जो बग बाउंटी करते हैं, आई मीन वनरेबिलिटी निकालते हैं एंड देन बग को रिपोर्ट करते हैं, वो होते हैं वाइट हैट हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स वो होते हैं जो ऑफेंसिव हैकिंग करते हैं। कंपनीज हैक करते हैं, रैंसमवेयर अटैक करते हैं, डेटाबेस हैक करते हैं, क्रेडिट कार्ड हैक करते हैं और बहुत कुछ, राइट। सो दोज आर नोन एज ब्लैक हैट। ग्रे हैट होते हैं मिक्सचर, राइट। मॉर्निंग में वाइट हैट हैकिंग करेंगे, रात को ऑफेंसिव हैकिंग में आ जाएंगे। सो उनको ग्रे हैट बोलते हैं, मिक्सचर ऑफ वाइट एंड ब्लैक हैट। सो ये 3 जर्नल हैं, बट उसके बाद भी बहुत सारे होते हैं। एक्टिविस्ट होते हैं, राइट। रेड टीमर होते हैं। रेड टीमर क्या होते हैं? रेड टीमर्स भी आजकल एक बहुत फैंसी टर्म आ गई, ब्लैक हैट हैकर्स को ही करके। रेड टीमर्स वो होते हैं जिनके पास ब्लैक हैट हैकिंग की नॉलेज हो, बट वो कंपनीज के लिए काम करें। सो एथिकल हैकर आजकल क्या होता है ना, लोग वीडियो ट्यूटोरियल्स देख लेते हैं और एक कोर्स कर लेते हैं 1 साल का, 2 साल का, एंड दे कॉल देमसेल्व्स एथिकल हैकर। बट जो ब्लैक हैट की नॉलेज होती है कोर लेवल की, वो हैंड्स ऑन नॉलेज, वो केवल बहुत रेयर होती है। इंडस्ट्री को वही चाहिए। अगर आप कंपनीज बोलोगे, गूगल, ये सब, उनके पास सेपरेट डिपार्टमेंट है, टाओ डिपार्टमेंट है, अलग अलग कंपनीज के बाद ब्लू टीम डिपार्टमेंट्स हैं जो ऑफेंसिव इसी काम के लिए होती है। तो उस प्रोसेस को रेड टीम बोलता है। थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड पे जाना चाहूँगा मैं। आप क्या करते थे इससे पहले और हैकिंग की दुनिया में आना कैसे हुआ आपका? ठीक है। सो मैं 2009 में मैं पास आउट हुआ था 12th। उसके बाद 2010 में एक केस आया था, CBI वेबसाइट हैक हुई थी। तो वो बहुत पॉपुलर पाकिस्तानी हैकर्स ग्रुप था, पाक बर्ग्स नाम से, उन्होंने हैक की, डिफेस की थी। तो वेबसाइट हैकिंग को एक टर्म बोलते हैं डिफेसमेंट। सो सब कुछ हैकिंग नहीं होती, कैटेगरीज होती है। सो उन्होंने डिफेस किया था, CBI वेबसाइट हैक करके। ऑब्वियसली उन्होंने अब्यूजिव लैंग्वेज में मैसेज छोड़ा था। तो उसके बाद उस चीज़ को देख के कि हाँ, आई शुड ऑल्सो ट्राई एंड गेट इन टू दिस फील्ड। तो पता चला थोड़ा ना, वहाँ वीडियोज़ नहीं होते थे, कोई पाथ, स्पेसिफिक पाथ नहीं होता था, तो आपको इधर उधर हिट एंड ट्रायल करना होता था। कोई पाकिस्तानी फोरम ज्वाइन किए, अल्जीरियन फोरम्स ज्वाइन किए, बहुत सारे फोरम इधर उधर धक्के खाके पता चला देयर इज़ अ ग्रुप कॉल्ड इंडिशल, इंडियन साइबर आर्मी। सो आई फाइनली जॉइन दैट ग्रुप एंड आफ्टर दैट बाकी चीज़ें, लर्निंग और उस पाथ, ब्लैक हैट हैकिंग का पाथ वहीं से डिसाइड हुआ। तो ऑलमोस्ट 5 years मैंने वो कंटिन्यू करा। तो आपने ब्लैक हैट हैकिंग करी है? हाँ, खुद? हाँ, काफ़ी एक्सटेंसिव लेवल पे की है। सो क्या होता था ना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइबर वॉर होती थी। जब भी, हाँ, और ये बहुत पहले से होती आ रही है, 1998 से। बहुत लोगों को नहीं पता कि इंडिया में भी बहुत सारे हैकिंग ग्रुप थे, बहुत ज़्यादा हैकिंग ग्रुप, अच्छे ग्रुप्स थे, बहुत पॉपुलर। तो आपने शायद एक का नाम सुना भी होगा, इंडियन स्नेक्स। 2002 से था वो, 2002 से एक्टिव था 2005 तक। वो बैंगलोर एंड हैदराबाद बेस्ड ग्रुप था, उसमें 4-5 जने थे, काफ़ी पॉपुलर था। उन्होंने एक बॉम्ब भी बनाया था, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को टारगेट करने के लिए।
सो क्या होता था ना, पाकिस्तान के हैकर्स का भी ग्रुप्स थे, वो डिफेस करते थे इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट, इंडियन पॉपुलर वेबसाइट, और सेम सिनारियो यहाँ से भी होता था। तो 15 अगस्त 26 जनवरी, या कभी कभी फायर होता बॉर्डर पे, एंड कभी बॉम्ब ब्लास्ट होता है इंडिया में, तो तब रिस्पॉन्स आता था इंडियन हैकर्स का। तो बहुत सारे ग्रुप्स थे, उसमें से एक मैंने ज्वाइन किया था। तो आपने कोई खुद पाकिस्तानी वेबसाइट या कुछ हैक करा है? हाँ, बहुत बार, इनफैक्ट न्यूज़ में भी नाम आया पाकिस्तान में, और मतलब बहुत ज़्यादा और हैक क्या करते थे आप हैक करके, मतलब हाँ, अभी गाली वाली? हाँ, मोस्टली तो यही था। गालियाँ वालियाँ होती तो थी भाई जो बेसिकली मीम्स आए वो आप ही करते थे? स्टार्टिंग में। हाँ, मतलब पहले इतनी मैच्योरिटी थी नहीं ना, तब करना क्या, आपने उनके सर्वर्स, उनके आर्मी का डेटाबेस हैक कर लिया, उनकी वेबसाइट डिफेस कर दी, .gov.pk हैक कर ली, बहुत सारे डिफेस कर लिया। उसके बाद आप करोगे क्या, डेटाबेस ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड मार लोगे। इतना था नहीं कि उसके फर्दर क्या कर सकते हैं, वो नॉलेज लिमिटेड थी उस टाइम। भाई पाकिस्तान की सिक्योरिटी इतनी वीक है कि एक रेगुलर हैकर एकदम से पूरा डेटाबेस ले सकता है? हाँ, वीक थी उस समय। इंडियन NIC जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट देखते हैं .NIC, आपने देखा होगा, उनकी भी बहुत सिक्योरिटी वीक थी उस टाइम तक। अभी तो काफ़ी उन्होंने मॉनिटरिंग वगैरह कर दी है, बट उस टाइम बहुत वीक थी। तो हाई लेवल पे इंडियन वेबसाइट्स भी हैक होती थी, और हमारी साइबर वॉर केवल पाकिस्तान से नहीं, बांग्लादेश से भी चल रही थी उस समय। तो बहुत सॉर्ट ऑफ अटैक्स होते थे, डिफेसमेंट होती थी। अच्छा। हाँ, तो इसमें सर्वर कौन से यूज होते हैं, कुछ अलग ही मतलब क्या, कैसे एक्सेस करते हो आप ये वाली चीज? सो क्या होता था, जो सर्वर्स होते थे उन पे एप्लीकेशन होस्ट होती थी। आप डायरेक्ट सर्वर्स को हैक नहीं कर सकते, आपको कोई एक एंट्री पॉइंट चाहिए। तो उन सर्वर्स पे एप्लीकेशन जो होस्ट होती थी, उन एप्लीकेशन में से आपको कोई ना कोई एक वर्नेबल एप्लीकेशन चाहिए होती थी। वर्नेबल मतलब एक भी लूप होल हो या कुछ हो, जिससे आप उस एप्लीकेशन को बैकडोर कर सको, अपना मालवेयर डाल सको। तो उस मालवेयर को बोलते थे शेल बोलते थे। तो शेल से आप एक बार सर्वर को आप एक्सेस कर सकते थे। उसके बाद आप सर्वर पर डेटा डिलीट मारिए, वेबसाइट को डिलीट मारिए, अपना डिफेसमेंट पेज अपलोड कीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। या आप उस सर्वर को यूज़ कर सकते थे किसी और पे DDoS अटैक करने के लिए। तो डिपेंड करता था आपका क्या मोटिव है। तो ये ब्लैक हैट हैकिंग का करियर कितने टाइम तक चला आपका? 2014-15 तक मैंने ये काम किया, बीच बीच में भी थोड़ा थोड़ा मैंने किया, बट मेनली तब तक, बिकॉज मेरा कॉर्पोरेट करियर तब तक इतना अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ था। तो भाई आप फिर नज़रों में आते होंगे, मतलब केसेस होते होंगे आपके ऊपर, अगर मान लो हाँ, केसेस हैकिंग करते हुए पकड़ा गया, फिर तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ते होंगे? जी। तो एक्चुअली क्या होता है ना, हैकर्स अपनी रियल आइडेंटिटी से हैक नहीं करते, वो एक सूडोनेम यूज़ करते हैं। तो कोई भी आप हैकर देखोगे, हैक्ड बाय XXX, हैक्ड बाय समथिंग, उसने एक सूडोनेम ले रखा होता है। रियल आइडेंटिटी से कोई नहीं करेगा ऑफकोर्स, और अपना फेसबुक लिंक तो कोई नहीं डालेगा, राइट, बिकॉज ट्रैक बैक करना ईजी हो जाता है। तो इस वजह से तो केसेस हुए थे, न्यूज़पेपर में भी आया था और बहुत जगह न्यूज़ पे भी छपा था, बट ट्रेस बैक करना मुश्किल था, तो इस वजह से आप बचे रह गए। हाँ। अच्छी बात है भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि आजकल कॉमन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा जो स्कैम्स होते हैं, जो फ़ोन के बैलेंस उड़ने वाला स्कैम हो गया, मैसेजेस, लिंक्स, ये बहुत ही जनरल ऑडियंस के साथ आम तौर पे देखने को मिलते हैं, और आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के साथ या हमें भी कुछ बहुत सारे कॉल्स आ जाते हैं। फेक व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आने लग गए हैं कि हाय, हाउ आर यू डूइंग, और DP लगी है किसी बाहर के बंदे की। करेक्ट। तो भाई मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि ये ब्लैक हैट हैकिंग होती है ना? हाँ, तो ये क्या इसमें बहुत टेक रिक्वायर्ड होती है, या ये लो टेक हैकिंग होती है, या इस कैटेगरी को क्या कहते हैं? और सेकेंडली, अगर हमारी जनता को इससे बचना है तो कैसे बचा जा सकता है? सो ब्लैक हैट हैकिंग में भी कैटेगरीज होती है बहुत ज़्यादा। तो जो हैकर्स क्रेडिट कार्ड हैकर्स करते हैं उनको बोलते हैं कार्डर्स, जो हैकर वेबसाइट हैक करते हैं उनको बोलते हैं डिफेसेस, राइट। ऐसे ही जो मालवेयर डेवलप करते हैं मालडेव, बहुत सारी सॉर्ट ऑफ कैटेगरीज होती हैं हैकर्स में, ब्लैक हैट हैकर्स में। सो ये जो कैटेगरीज आप बात कर रहे हो, जो स्पैमिंग वगैरह करते हैं, उसमें वो एक मिक्सचर फिशिंग भी यूज़ करते हैं, और कभी कभी वो मालवेयर का लिंक भी दे देते हैं। तो डेवलप तो वो खुद नहीं करते होंगे, आई एम श्योर, क्योंकि उनको उतना मालवेयर डेवलप करना आता नहीं होगा, तभी तो वो व्हाट्सएप पे इतना लिंक भेज रहे हैं। अगर मालवेयर डेवलपमेंट करना आता तो दे कैन गेट मिलियंस ऑफ डॉलर, अगर वो अनडिटेक्टेबल मालवेयर डेवलप कर सकते हैं तो। हाँ, जिसका सिग्नेचर और AVs के पास ना हो, एंटीवायरस कंपनीज के पास ना हो, और वो अनडिटेक्टेबल हो, वो बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छी अमाउंट मिलता है। तो जो आपके पास मैसेजेस आते हैं, स्पैमिंग के लिंक्स आते हैं, वो बहुत ही लो टेक होते हैं। वो इवन दो 12th पास भी शायद ही होंगे, बट
उनके लिए क्या होता है, एक स्मॉल फिशिंग पेज वो क्रिएट कर सकते हैं, या एक वो APK जनरेट कर सकते हैं मालवेयर की, जो फ्रीली अवेलेबल है, एंड देन उसके बाद वो टारगेट्स करते हैं आपके फ़ोन को या आपको जनरली। तो उसके लिए इतना नहीं। अगर आप कहोगे दूसरी साइड जो गवर्नमेंट एजेंसी यूज़ करती हैं, वो उनके पास एक्सप्लॉइट्स हैं, वो विदाउट कॉलिंग यू आपके वेबसाइट में कॉल आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो कॉल डिलीट भी हो जाएगी और आपका फ़ोन बैकडोर हो जाएगा। ऐसे टेक्निक्स गवर्नमेंट यूज़ करती हैं। हाँ, बट वो एक्सप्लॉइट्स $1 मिलियन एक्सप्लॉइट्स होता है। तो कहाँ आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो भाई इनसे बचा कैसे जाए, जो छोटे लेवल की हैकिंग होती है, कि कोई लिंक पे टैप मत करो ऐसा? हाँ, ऑफ कोर्स कोई लिंक पे टैप मत करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आप वो लिंक पे क्लिक करेंगे, आपका वो लिंक ओपन होगा क्रोम में या एप्पल के ब्राउज़र में, राइट। अगर आप उसमें से कोई चीज़ डाउनलोड भी नहीं मार रहे हो, तो वो जो लिंक होता है ना, वो ब्राउज़र जो वेबसाइट्स ओपन होती है, वो एक एक्सप्लॉइट यूज़ कर सकती है, ब्राउज़र बेस्ड एक्सप्लॉइट्स बोलते हैं उसको। तो वो शेल एक्सेस दे सकती है CNC कमांड एंड कंट्रोल सर्वर को। तो ये हो सकता है कि हाँ, एक मिड लेवल हैकर एक एक्सप्लॉइट यूज़ कर रहा हूँ, इतना तक हो सकता है कि एक ब्राउज़र बेस्ड एक्सप्लॉइट यूज़ कर रहा हूँ। वो उस लेवल का एक्सप्लॉइट नहीं यूज़ कर सकता कि जो साइलेंट एक्सप्लॉइट मैंने आपको बताया, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। तो एक पूरा मार्केट है एक्सप्लॉइट्स का, मालवेयर्स का एक मार्केट होता है, जहाँ पे आप खुद भी जाके बाय कर सकते हो। किस लेवल का डैमेज करना है उसके बजट के हिसाब, अगर पूरा सिस्टम हैक करना है तो इतने पैसे का मालवेयर आएगा, अगर आपको सिर्फ बैंक अकाउंट खाली करना है तो। जनरली ऐसे होता है कि अगर आप आईफोन का एक्सपर्ट लेना है, अगर RCE रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वाला लेना है, तो $1.5 मिलियन से स्टार्ट होगा। और अगर आपको ब्राउज़र बेस्ड जो मैंने बोला है, वो $500,000 तो मिनिमम लगा के चलो। अगर आपको स्काडा बेस्ड एक्सपर्ट चाहिए, उसके लिए भी $1 बिलियन है। एंड्रॉयड का आपको थोड़ा कम में मिल जाएगा। और फिर उसके बाद होते हैं स्टीलर्स मालवेयर्स, और स्टीलर्स होते हैं, रैट्स होते हैं, जो जिस मालवेयर की कैटेगरी में आते हैं, उनके अलग रेट्स हैं। भाई ये तो भाई बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल कॉस्टिंग है। और जैसे जो आप कर रहे हो उसकी भी बहुत मतलब मैं जानना चाहूँगा क्या रहता है, क्या मतलब क्या मिलता है आपको, क्या सैलरी, अगर कोई बढ़िया ऐसा कुछ प्रोजेक्ट है तो कितना मिलता है? देखिए, आप कॉर्पोरेट में तो आप 7 फिगर 8 फिगर तक आप पहुंच सकते हो, 35 तक इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप ये इवन दो मालवेयर डेवलपमेंट, या आप क्लाइंट को वो पर्टिकुलर सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं ना, मिडल मैन बन के, उसमें भी आपको इजीली एक उसका आप इजीली 7 फिगर में चार्ज कर सकते हो। और कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, कोई स्पेशल प्रोजेक्ट है आपके पास? हाँ, मैंने बहुत सारे मतलब कैसे बताऊँ, फीस पूछ रहा है ये। फीस तो हाँ, $1 मिलियन की फ़ीस होती है, बट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, उन्हें लेना है नहीं। जैसे मैं एक प्रोजेक्ट बता देता हूँ, इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए था SS7 वाला। मैं उसमें करना क्या था, सिंपल लैंग्वेज में? हाँ, तो गवर्नमेंट को बार बार नहीं जाना था ये ISP वाले कि मुझे लोकेट करना है फ़ोन। यूजुअली क्या होता है, किसी फ़ोन नंबर को लोकेट करने के लिए ISP वाले पे जाना होता है, एयरटेल वगैरह, देन वो ट्रायंगुलेशन मेथड से यूज़ करता है। एक SS7 सिग्नलिंग मेथड है, जिससे आप किसी के भी कहीं किसी भी कंट्री एक्सेप्ट इजराइल एंड USA, बिकॉज उन्होंने ही डेवलप किया है, तो वो दोनों कंट्री को छोड़ के आप वर्ल्ड में कहीं पे भी किसी को भी लोकेट कर सकते हो 50 या 100 मीटर के रेंज पे। उसके लिए नंबर चाहिए होगा? बस नंबर चाहिए, और उसकी पुरानी हिस्ट्री भी, कहाँ से कहाँ तक वो मूव किया। और अगर फ़ोन ऑफ है तो वो लास्ट लोकेशन। भाई ये बताओ, जो हमारे फ़ोन्स है, जो हम डेली यूज़ की ऐप्स यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ये कितनी सेफ़ है? और क्या ये हमारा डेटा, इनकी वेबसाइट्स, इनका डेटाबेस भी हैक होके कहीं शेयर होता है? हाँ, बहुत बार इनका डेटाबेस हैक हो चुका है, और इनफैक्ट डार्क वेब में तो डंप भी डेटा मिल जाएगा आपको। मतलब हमारे फ़ोन का डिलीटेड डेटा? ये नहीं, आपका फ़ोन का नहीं, इनका ऐप्स का डेटा, आपका डंप डेटा। जैसे अभी बिग बाइट का कुछ मंथ पहले लीक हो रहा था, पेड में लीक हो रहा था, अब तो फ्री में मिल जाएगा। तो हैकर एक 1.5 BTC मांग रहा था, उस समय BTC की वैल्यू $35,000 थी। तो उसके बाद मैंने कुछ मंथ वेट किया, उसके बाद वो फ्री में ही अवेलेबल हो गया। तो उसमें मेरा एड्रेस, पर्टिकुलर फ़ोन नंबर पूरा था, बहुत कुछ 2 मिलियन यूजर्स का डेटाबेस था वो। तो ऐसा होता है बिग बास्केट जो ऐप। हाँ, बिग। और ये जो इनक्रिप्शन की बातें करता है व्हाट्सएप की, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, ये सब मिथ है? नहीं, एंड टू एंड इनक्रिप्शन वाली बात सही है। आपका मैसेज मेरे मैसेज बीच में वो एक AES 256 बिट की यूज़ होती है, जो कि अनब्रेकेबल है एज ऑफ नाउ। अब एजेंसीज के पास कुछ डिकोडेबल होगा तो वो मालूम नहीं, बट ऐसा कहते नहीं भाई, व्हाट्सएप चैट्स भी लीक हो जाती है। हाँ, वो डेटा, वो क्या होता है ना, जब आप डिलीट मार दोगे ना आप,
तो DB Crypt 12 और 13 एक इंक्रिप्शन यूज़ करती है व्हाट्सएप या कोई भी एक ऐप जो अपना डेटाबेस बनाती है, तो वो उसको आप डिक्रिप्ट कर सकते हो। बट एक ऐप लाइव में आप कनेक्ट कर रहे हो, उस केसेस में AES 256 इंक्रिप्शन यूज़ कर रहा है, जो कि अनब्रेकेबल है एज ऑफ नाउ। तो मतलब कि जो व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स हैं वो भी उस टाइम हैक नहीं हो सकती, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब ऐसा कहा जाता है, या मूवीज़ में भी हमने देखा है कि आपके फ़ोन का कैमरा और माइक्रोफोन जो ऐप्स एक्सेस कर रही हैं, हाँ। तो आपको नहीं पता आपके कब कैमरा चल रहा है, कब वो रिकॉर्ड हो रही है, कोई प्राइवेट मूवमेंट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, माइक्रोफोन में डेटा रिकॉर्ड हो रहा है। तो हाँ, तो क्या होता है ना, उस केस में मोबाइल में इन्फेक्टेड होता है उस रैट के थ्रू। रैट होता है एक कैटेगरी होती है मालवेयर की, जिसको बोलते हैं रैट। वो क्या करता है, वो आपके मोबाइल पे इन्फेक्ट करेगा और एक्सेस दे देगा अटैकर को, अटैकर के CNC कमांड एंड कंट्रोल सर्वर पे। अब अटैकर क्या चाहता है, वो चाहता है कि आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए और एनिमेशन दिखा देगा स्विच ऑफ वाला, आपको लगेगा फ़ोन स्विच ऑफ बट फ़ोन ऑन है। फ़ोन को उसको लग जाता है लाइव रिकॉर्ड करना फ्रंट कैमरा से, तो वो लाइव भी कर सकता है, आपको पता नहीं चलेगा। वो आप किसी मीटिंग में बैठे हो, आपका माइक्रोफोन ऑन हो जाएगा। बट भाई वो एक्सेस तो तब मिलेगा ना जब उसको हम एक्सेस देंगे। सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू आपको करना पड़ेगा ये उसको इन्फेक्ट। बेसिकली ऐसा भी तो होता है जैसे भाई हम किसी ऐप को एक्सेस दिया हमने, लेट सपोज व्हाट्सएप को ही दिया, अब व्हाट्सएप हैक हुआ, उसके थ्रू फोन हैक होता है, ऐसा होता है? या ये व्हाट्सएप तो नहीं, मतलब मैं सिर्फ नाम ले रहा हूँ, बट वैसे ये मल्टीपल, क्योंकि हर ऐप ही मांगती है फ़ोन का एक्सेस, माइक्रोफोन और कैमरा का एक्सेस। हाँ, हर नई एरी ऐप भी मांग लेती है, तो हमें बेसिकली नहीं देना चाहिए उनको। हर एक ऐप को नहीं देना चाहिए, बट कुछ कुछ रैट ऐप्स होती हैं जो उनको एक्सेस नहीं देना होता, बस उनको इंस्टॉलेशन चाहिए। उनको वो पॉपअप करके आपसे एक्सेस नहीं मांगेगी, वो बाय डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस होता है, क्योंकि वो चल तो लिनक्स में ही रहा है, एक लिनक्स की ही डिस्ट्रो में चल रहा है आपका एंड्रॉयड फ़ोन, तो लिनक्स के भी एक्सप्लॉइट्स आते हैं। अगर आप यूज़र प्रिविलेज में हो तो यूज़र से एडमिनिस्ट्रेटर पहुँचने में प्रिविलेज एस्केलेशन के एक्सप्लॉइट्स आते हैं। तो जो मालवेयर ऐप होते हैं अच्छे वाले, जो भी अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, $15,000 से $20,000 पर मंथ रेंट पे मिल जाती हैं, डॉलर के हिसाब से 15 से 20,000। उनमें ये होता है कि उसमें बस आपको क्लिक करना है, इंस्टॉल का करना है, दैट्स इट। वो कोई प्रिविलेज नहीं मांगेगी, ऐप भी हिडन हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, आप कोई भी ऐप खोलेगा ना अपने मोबाइल पे, तो एक ओवरले अटैक हो जाएगा, फेक ऐप खुल जाएगी, उस ऐप की जगह फेक ऐप खुल जाएगी और फिर वो क्रेडेंशियल्स मांगेगी। मतलब उसी की रेप्लिका टाइप खुल जाएगी कि फेक है वो। बट आपने जेन्युइन ऐप डाली ना मोबाइल पे, हाँ। व्हाट्सएप क्लिक करोगे, जेन्युइनली व्हाट्सएप क्लिक करोगे, व्हाट्सएप एक लेयर पे चली जाएगी और जो मालवेयर ऐप है उसका ओवरले हो जाएगा, मालवेयर ऐप दिखेगी आपको ऊपर, मतलब व्हाट्सएप की तरह ही दिखेगी एकदम, आपको लगेगा व्हाट्सएप ही ओपन है, बट वो आपका क्रेडेंशियल मांगेगी या सॉर्ट ऑफ कुछ मांगेगी। या फेसबुक आपने ओपन किया तो आपका फेसबुक लॉगिन पेज आ जाएगा, आप उसमें लॉगिन क्रेडेंशियल डालोगे या कुछ भी डिटेल डालोगे, क्रेडिट कार्ड कुछ भी, तो वो रियल ऐप पे नहीं जाएगा, वो एंड्रॉयड पे। ओवरले अटैक है लेटेस्ट। प्रिवेसी है नहीं भाई यार, अब तो सब कुछ अगर ओपन है। एंड्रॉयड तो कुछ नहीं है, iOS तो फिर भी बहुत सेफ है। भाई एक बात बताओ, अगर किसी को क्विक चेक करना हो कि मेरा फ़ोन या कुछ इन्फेक्टेड है या नहीं, तो कैसे चेक कर सकती है ऑडियंस हमारी? देखिए, आपका पहले देखना पड़ेगा रूट है या नहीं फ़ोन। अगर रूटेड नहीं है, आप नॉर्मल वैसे यूज़ कर रहे मतलब मैं एक वैसे ही कह रहा हूँ, कोई वीडियो देख रहा है, उसे तुरंत चेक करना हो या हमें एक चेक लेना हो अपने फ़ोन पे, तो हाँ, एक तरीका है, आप अपने फ़ोन का ट्रैफिक इंटरसेप्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे प्रॉक्सी टूल्स आते हैं, आपको यही देखना है ना आपको कोई मॉनिटर कर रहा है नहीं कर रहा, तो आप ये देखोगे कि ट्रैफिक क्या जा रहा है, आपके मोबाइल से ट्रैफिक क्या जा रहा है। तो कुछ कुछ इंटरसेप्ट टूल्स आते हैं, प्रॉक्सी टूल्स आते हैं, उनका आप सर्टिफिकेट आप मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए, तो आप वो टूल पे देख सकते हैं आपका मोबाइल कौन सा ट्रैफिक भेज रहा कोई है। ऐसा बता सकते हो आप किसी के काम आ जाए? बहुत सारे टूल हैं, लाइक बब सूट्स है, बब्स? बब सूट्स, वो वेब के भी काम आता है, मोबाइल पे भी आप वो उसका सर्टिफिकेट इंस्टॉल करके ट्रैफिक इंटरसेप्ट कर सकते हो। और भी बहुत सारे चार्ल्स प्रॉक्सी, बहुत सारे टूल्स हैं। भाई ऐसे जितने खुराफाती हैकर हैं वो तो इन्हीं सर्टिफिकेट में ही मालवेयर घुसा दे सकते हैं कि ये लोग डालेंगे बचाने के लिए। मालवेयर, एक्चुअली मालवेयर को भी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अच्छा। मालवेयर को सर्टिफिकेट इसलिए चाहिए होता है क्योंकि कुछ कुछ स्कैनर्स स्कैन करते हैं और वो देख लेते हैं कि कौन सी ऐप विदाउट सर्टिफिकेट है, वो मालवेयर ही है। तो मालवेयर बहुत सारे सर्टिफिकेट स्टील करके आते हैं या किसी और पॉपुलर कंपनी का सर्टिफिकेट होता है उनके पास। भाई ये कॉमन आदमी क्या करे अगर ये स्मार्टफोन ना चलाए, तो भाई मतलब नोकिया 1100 चलाना चाहिए। हाँ, सोल्यूशन यही है भाई कि वही वाले फ़ोन चलाओ। हाँ,
भाई एक बार सर्वर पे डेटा चला गया फिर तो चला गया। हाँ, फिर तो मतलब चला जो गया। ये कहते हैं स्नैपचैट की फोटो 24 घंटे बाद डिलीट है, स्टोरी 24 घंटे बाद delete, ये कहीं तो स्टोर है ही। कहीं तो स्टोर होगी, तो ये उनके ऑफकोर्स डेटाबेस में तो रह गई। तो आपकी गवर्नमेंट ऑडिट नहीं कर रही ना, तो आप कंफर्म नहीं कर सकते। बाहर यूरोप में उनके अलग रूल होते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम तक ही यूज़र डेटा रखना, उसके बाद डिलीट। अगर ऑडिट में वो पकड़ा गया तो फिर फाइन लगता है, गूगल पे भी और बहुत सारी कंपनीज में भी। बट अगेन वो भी हैकेबल है तो वो भी बच जाते होंगे। सब कुछ हैकेबल भाई है। वैसे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा मुश्किल क्या रहा है आपके करियर में हैक करना? मतलब सबसे ज्यादा मुश्किल क्या रहता है? बहुत सारे टास्क हैं जो नहीं कर पाते एट द एंड। जैसे किसी को मेरा जो बेसिकली काम था वो तो आईसिस और बोको हराम को ट्रैक करना होता था। 2015 में बता रहा हूँ, जब मैं अफ्रीका में डिप्लॉयड था, मैं एनआईए के साथ काम कर रहा था, नाइजीरियन इंटेलिजेंस एजेंसी, और एक और एजेंसी थी डीआईए, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। तो मैं उनके साथ काम कर रहा था। तो उसमें बिकॉज अफ्रीका में उसी टाइम बोको हराम 2011-12 से आईसिस हुआ, उसके बाद बोको हराम ने वो ले लिया, और बहुत सारे अदर ग्रुप्स भी थे, सम डेल्टा रेवेंजर, पता नहीं बहुत सारे ग्रुप्स इमर्ज हुए थे अफ्रीका में अलग अलग कंट्रीज़ में। तो मेरे को डिप्लॉय किया था कि आपको ये एक्टिविटी ट्रैक करनी है, और कि उनको फंडिंग कहाँ से आ रही है, कहाँ से वो लोग लोकेटेड है, और कौन से ऐप यूज़ कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कहाँ से फैला रहे, कौन से मैगजीन्स रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत सारे मीडियम से लोगों को हायर कर रहे थे। तो उसमें केसेस में ये था, आप फिजिकली कैसे ट्रैक करोगे? फिर आपको उनको चैट रूम में घुसना पड़ता है या उनके फोरम्स में घुसना पड़ता है, फिर आप उनको ट्रैक करते हो, फिर जाके थोड़ा सक्सेस, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एक नॉर्मल आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को टारगेट कर सकते हो, कंपनीज को टारगेट कर सकते हो, बट एक टेररिस्ट को टारगेट करना जो कि कट आउट होता है हर चीज़ से, वो मुश्किल है। भाई आपके और केसेस की बात करते हैं कि और क्या इंटरेस्टिंग केसेस आपने सॉल्व। एक केस तो याद है, उसकी डिटेल्स भी याद है, तो वो मैं शेयर कर देता हूँ। वैसे मैं बता दूं भाई को याद सब है, पर वो इंटरनेट में बोल नहीं सकते, तो सेफ बातें करेंगे। हाँ, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी शेयर नहीं कर सकते। एक केस है 2015 का ही, तभी मैं तब डिप्लॉयड हुआ था मैं एनआईए में। तो जो मैं लैब में वर्क कर रहा था उसका नाम था सीसीटीएफ, साइबर क्राइम टास्क फोर्स। तो मैं ही वो लैब को लीड कर रहा था, और बहुत सारे इंजीनियर्स थे, इजरायली इंजीनियर्स थे, इंडियन 1-2 इंजीनियर्स थे, और बहुत सारे अलग अलग इंजीनियर्स थे। तो सबका अलग टास्क होता था। तो क्या वो लैब डेवलप हो रही थी, और गवर्नमेंट ने अच्छा खासा पैसा उसमें इन्वेस्ट किया था, $200 मिलियन। तो इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आपको पूरा हार्डवेयर वगैरह सब कुछ चाहिए होता है। अब गवर्नमेंट ने वो इन्वेस्ट किया, गवर्नमेंट हाँ, उस समय फिर 2 अक्टूबर को बॉम्ब ब्लास्ट हुआ वहीं पर ही पुलिस स्टेशन में, अबूजा करके एरिया में। अब अबूजा कैपिटल थी वहाँ अफ्रीका में, नाइजीरिया में। तो वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, और फिर बोको हराम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हाँ मैंने बॉम्ब ब्लास्ट किया है। अब 2 अक्टूबर, और लैब वो सेटअप प्रोसेस में ही थी, इतना कुछ हमारे पास टूल्स एंड वो भी नहीं थे, सेटअप भी नहीं था। एक पूरा ओएस चाहिए होता है, एक्सप्लॉइट चाहिए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो न्यूली तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ थे, डीजी, डायरेक्टर जनरल वगैरह सब आए, उन्होंने बोला कि इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो, देखो क्या कर सकते हैं। बिकॉज नाइजीरिया के नॉर्थ में तो बहुत अटैक्स होते थे, बट ये कैपिटल में उस टाइम ये काफ़ी नोन अटैक था। तो वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। उसमें मुझे इनिशियल लगा कि उसमें कुछ ऐसा डिटेल्स मिलेगा नहीं, वो बॉम्ब ब्लास्ट है, उसमें अब साइबर सिक्योरिटी के कुछ ज़्यादा डिटेल्स मिलेगा नहीं। तो हम लोगों ने फिर ट्विटर को क्रॉल करना स्टार्ट किया। सारे 1-2 दिन पहले के सारे ट्वीट्स उस कंट्री ओरिजिन से सारे ट्वीट्स क्रॉल किए। सारा 10,000 20,000 ट्वीट्स थे वो सारे, उसमें से बॉम्ब ब्लास्ट पर्टिकुलरली फ़िल्टर आउट किया टूल के थ्रू। फ्रेमवर्क टूल्स होते हैं हमारे पास, उसमें आप पूरा डेटाबेस इनपुट कर सकते हो और फिर उसमें आप फ़िल्टर कर सकते हो। तो हमारे पास टूल्स थे। उसमें फिर एक फाइनली कुछ दिन पहले का ट्वीट मिला, एक बंदा था चीमा ओकोरो समथिंग कुछ नाम था उसका, तो उसने ट्वीट किया था, और 1-2 फॉलोअर्स थे उसके, ज़्यादा भी नहीं था। तो उसने ट्वीट किया था कि अबूजा में बॉम्ब ब्लास्ट होगा करके। तो अब एक पहले लीड मिल गया कि हाँ भैया ये बॉम्ब ब्लास्ट होगा, इसको ज़रूर कुछ ना कुछ पता होगा। अब जाके अब सेकंड ऑप्शन था कि अब उसको हैक कैसे करें, वो तो डीएक्टिवेट हो गया, उसने ट्वीट भी डिलीट कर दिया, अकाउंट भी डिलीट कर दिया। तो फिर ट्विटर को मेल डाला कि हाँ भाई हम कि आपको लॉग्स देने हैं। ट्विटर का भी एक पूरा लीगल प्रोसेस है, उसके भी अपने लॉयर्स हैं, पूरा लीगल प्रोसेस है, उसके थ्रू जाना पड़ता है। और वो अगर आप अनटिल अनलेस आप यूएस से नहीं हो तो वो आपको इतना जल्दी वो भी नहीं करती और रिस्पॉन्स भी नहीं देती।
बट एनी हाउ ये थोड़ा बॉम्ब ब्लास्ट का केस था, तो उस केस में 1 हफ्ते बाद टूटे के लॉग्स आए, फिर पता चला ये बंदा ये पर्टिकुलर नेटवर्क एटीसैलाट नेटवर्क यूज़ कर रहा था, ये फ़ोन था उसके पास, ये लॉग्स से सारा कुछ मिल गया। अब वहाँ पे लोकेशन पे गए तो लोकेशन पे वो पर्टिकुलर आईपी भी थी, पर्टिकुलर वो बंद हो रखी थी, उसका फ़ोन पता था, उसका फ़ोन नंबर भी पता था, तो उसके फ़ोन को ट्रैक करना स्टार्ट किया। अब SS7 जो सिग्नलिंग प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया वो भी एक रेंज बता देता है, तो उसको कुछ दिनों तक ट्रैक करते रहे, कुछ ट्रैक करते रहे, वो मूवमेंट करता रहा। अब आप एक पर्टिकुलर एरिया ही ट्रैक कर सकते हो, और उसी एरिया में बहुत बड़ी बिल्डिंग हो तो आप नहीं ट्रैक कर सकते, मतलब उस बिल्डिंग में किसी भी फ्लोर पे वो बंदा हो सकता है ना। तो उसके लिए एक वो होता है, सोल्यूशन होता है, स्टिंग रे बोलते हैं उसको, गाड़ी में फिट होता है। आपने देखी होगी ना, पुलिस की वैन, बड़ी सी वैन होती है, और वो गाड़ी, मतलब पिक्चरों में देखा होगा, वो जाके एकदम फ़ोन सुन रही होती है, हाँ, तो वैसे एक वैन होती है। बाहर की US की मूवीज में बहुत होता है, बहुत होता है, हाँ। तो वो जो सोल्यूशन यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं स्टिंग रे, IMSI कैचर। वो क्या करता है, एक फेक टावर बना देगा, तो आपका फ़ोन एक रियल टावर से कनेक्ट होने के आपके फेक टावर पर कनेक्ट होगा, उसे IMSI कैचर भी बोलते हैं। और आप बना भी सकते हो उसको, राइट, उसको उसके तरीके हैं, कुछ कुछ खुद ही बिल्ड कर सकते हो आप। तो वो उसको लगाया, फिर हमें तो पता ही था ना रेंज कितना है, तो बाकी जो ऑन ग्राउंड एजेंट से उनको भेजा, उन्होंने ट्रैक किया उसको। फिर उसके घर के सामने एक चर्च था, वो बार बार वो चर्च में जाता था, वापस घर आता था, मॉनिटर किया 2-4 दिन तक, क्योंकि हमें अपने पता नहीं था ना वो एक ही बंदा है रिस्पॉन्सिबल या बहुत सारे एक पर्टिकुलर टीम है तो वो बोको हराम का इतना पता था। फिर जाके जब हमें एग्जैक्टली पिन पॉइंट किया तब हमें ये पता चला चर्च में भी और भी बॉम्ब्स वो बना रहा था, बहुत सारे बॉम्ब्स उसने बना के रखे थे, तो वो पकड़ा गया उसके बाद। ओ भाई, पूरा लंबा प्रोसेस। मतलब बताओ, बना भी चर्च में ही रहा है। भाई कभी ऐसा हुआ है जैसे हमने मूवीज में देखा, कभी कभार हैकर्स को भी फील्ड पे जाना पड़ जाता है? हाँ, बहुत आपके बार, साथ कभी हुआ है? बहुत बार। हाँ, मैं कभी मेरे साथ लाइफ तो रिस्क पे आई है ऐसे केसेस में कभी? मैं फील्ड पे नहीं जाता था, मैं ऑलवेज अपना वैन में बैठता था। वैन में भी नहीं बैठता था, मैं लैब में बैठता था। अच्छा भाई, न्यूज़ में ना ये भी सुना है हमने कि ATM मशीन हैक हो गई, तो ये कैसे पॉसिबल है? 2-3 तरीके होते हैं मशीन हैक करने के ATM। एक तो आपने ATM स्किमिंग सुना होगा, जिसमें हैकर्स जो आप कार्ड रीडर डालते हैं उसमें एक वो चिप वो लगा देते हैं, कवर लगा देते हैं, और कीपैड में एक फेक कीपैड लगा देते हैं और छोटा सा कैमरा लगा देते हैं रिकॉर्ड करने के लिए। तो एक तो वो तरीका होता है, और एक तरीका होता है ब्लैक बॉक्स वाला, जिसमें आपको ATM मशीन ओपन करनी होती है, उसमें पोर्ट ढूंढना होता है, और एक छोटा सा कंप्यूटर होता है रास्पबेरी पाई, उसको कनेक्ट करना होता है, तो तब होता है। और एक और तरीका है जिसमें, जो कि एक बहुत पॉपुलर टेररिस्ट तो नहीं बोलूँगा, एक साइबर क्राइम ग्रुप था, साइबर नाका, वो यूज़ करते थे। तो वो लोग तो पूरा मेन सर्वर ही उन्होंने हैक कर के रखा था, और वो लोग अपने बंदे भेज देते थे ATM पे, अलग अलग कंट्रीज़ के। आप ये टाइम पे वहाँ जाइए, और वो सीधा वहाँ से पुश बटन करते थे, $20,000-30,000 वहीं ऐसे ही निकल रहे हैं। हाँ। भाई ये तरीके आप इतने ओपनली बता रहे हो, गवर्नमेंट इन पे काम क्यों नहीं करती है? सबको नहीं, पता है। गवर्नमेंट के अगर आप फ्रेमवर्क देखोगे ना, तो गवर्नमेंट अभी भी XP और पुराने 10 ईयर सर्वर्स यूज़ कर रही हैं, तो वो सर्वर्स इतने वनरेबल है कि उनके अपडेट्स भी नहीं आते। अब माइक्रोसॉफ्ट उनके अपडेट्स भी नहीं देता, तो उस केस में, क्योंकि जो उन्होंने सॉफ्टवेयर बना रखे हैं ना, वो पर्टिकुलर OS पे ही रन करेगा, और वो ATM के सॉफ्टवेयर या सर्वर्स के सॉफ्टवेयर उनको बाय डिफ़ॉल्ट अपडेट नहीं करने देते OS को, और जब OS ही इतना ओल्ड रहेगा तो आप एक्सप्लॉइट करना थोड़ा ईजी रहता है। भाई लेकिन गवर्नमेंट को करना चाहिए इस चीज़ के लिए कि भाई पैसा Policy- लगाएं इस चीज़ में भी, ताकि ये चीज़ें कम हो, ATM हैक होना और ये सारी चीज़ें। अब वैसे मैंने इंडिया में तो इतना प्रॉपर वैसा वाला हैकिंग नहीं सुना, बट हाँ, ATM स्कीमिंग बहुत ईजी है, और हर कोई कर सकता है। 10,000 रुपये में कोई भी एक प्रॉपर स्कीमर्स बना सकता है ATM इंडिया में, और बनाते भी हैं लोग। और बट इंडिया में ज़्यादातर उठा के ही ले जाते हैं सीधा, कि उठा के ले जाओ सारी को। कौन करेगा इतने इंस्टॉल सीधा उठा के कौन सा टूल है, लेके चलो, टूल छोड़ो तोड़ेगे से। भाई थोड़ा सा मैं कार्डिंग का कॉन्सेप्ट भी समझना चाह रहा हूँ कि इंटरनेट पे ये दूसरों के या फॉरेनर्स के कार्ड कैसे मिल जाते हैं? क्या ये कोई वेबसाइट है जिस पे पैसे दे के आप कार्ड डिटेल्स ले लेते हो, या इसकी एक के कैसे होती है कार्डिंग? तो एक पूरा प्रोसेस होता है कार्डिंग का, जिसमें क्रेडिट कार्ड को हैक करने से लेकर क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने तक पूरे प्रोसेस को कार्डिंग बोलते हैं। इसको आप स्टेप्स में बता सकते हो? हाँ, श्योर। सो क्रेडिट कार्ड हैक कैसे होता है? क्रेडिट कार्ड हैक क्रेडिट या डेबिट भी हो सकता है? डेबिट भी हो सकता है, कोई भी कार्ड। फिशिंग के थ्रू हैक होता है, या मालवेयर के थ्रू हैक फिशिंग तो होता वो है। हो गई, फोन करा और नहीं, फिशिंग होती है, एक फेक वेब पेज खोल दिया पेमेंट का, जिसमें क्रेडिट कार्ड की डिटेल डालो, एंड देन अच्छा, पूरी CVV वेबसाइट ही डालो। वेबसाइट का, हाँ,
एक वो तरीका हो गया। एक तरीका हो गया मालवेयर इंस्टॉल कर दिया। आपने वो देखे होंगे ना, क्या बोलते हैं, बीपीओज होते हैं जो फ़ोन करते हैं आपके कंप्यूटर में मालवेयर है तो वो लोग मालवेयर डाल, कोई तो नॉर्मली ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं, कोई तो प्रॉपर मालवेयर डालते हैं उनके कंप्यूटर कुछ में। लोगों को तो भाई लिटरली ये काम है कि फॉरेनर्स को कॉल करना और उनसे पैसे इंडिया में बहुत बस्ट भी हुए ना ऐसे कॉल सेंटर्स। हाँ। यहाँ पे गुड़गांव में भी होते हैं और वेस्ट बंगाल में भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो एक तरीका ये है कि आप सीधा पर्टिकुलर यूज़र को टारगेट करो मालवेयर डाल के। एक तरीका ये है सीधा सर्वर ही हैक कर लो जिसमें क्रेडिट कार्ड यूज़ सेव हो रहे हैं। तो पॉस पॉइंट ऑफ सेल का आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। जब भी आप किसी रिलायंस स्टोर चले गए या किसी भी चले गए तो वहाँ पे एक पॉस मशीन यूज़ होती है, राइट। तो वो पॉस मशीन किसी ना किसी सर्वर को कनेक्ट करती होगी, राइट। और वो सर्वर इंटरनेट में कनेक्टेड होता है एक पूरा, और उस सर्वर का एक पोर्ट ओपन होता है, राइट, जिसके थ्रू वो इंटरनेट में कनेक्टेड है। तो जनरली ब्लैक हैट हैकर्स क्या करते हैं, पूरा इंटरनेट स्कैन करते हैं, IPv4 पूरी स्कैन करेंगे। उसमें से उनको वो कीवर्ड पता होता है कि वो जो पॉस सर्वर होता है उसमें कोई सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल होगा, उस पर्टिकुलर कीवर्ड पता है, वो पूरा इंटरनेट स्कैन कर देता है। और वो स्कैन जब वो सर्वर्स लिस्ट आउट होते हैं उस पर्टिकुलर पोर्ट में वो फिर ब्रूट फोर्स करते हैं, मतलब रैंडम यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे, रैंडम बहुत सारी लिस्ट बना रखी होती है 50-100 GB की। और जब वो रैंडम यूज़र नेम तो कोई ना कोई तो लगेगा, उस पोर्ट्स के थ्रू वो सर्वर एक्सेस करते हैं, फिर वो पूरा क्रेडिट कार्ड डंप कर देता है। तो या तो ये तरीका है जो लोग बहुत करते हैं, मतलब बहुत सारे पर भाई आजकल तो जैसे टच वाला चल गया है कि टच करो और पैसे कट जाएंगे, टच उसमें वाले भी में तो- रिस्क है। वो तो हाँ, बहुत उसमें ही भी रिस्क, और उसमें तो और रिस्क है। उसमें तो पिन ही नहीं डालना। हाँ, उसमें तो कोई रिस्क है। उसमें ना एक इंटरसेप्टर आता है बड़ा सा, मेरे पास शायद होगा, मैं दिखा सकता हूँ आपको। तो उससे वो थोड़े डिस्टेंस से ही आपका क्रेडिट कार्ड स्निफ कर देंगे, रीड कर लेते हैं। जितने ज्यादा फायदे मिल रहे हैं, टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ रही है भाई उतने ही बेसिकली नुकसान। कार्ड और फोन तो यूज ही ना करे आदमी कहीं। भाई लेकिन कहा जाता है कि यूपीआई तो एकदम सेफ है अगर तुम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो। UPI यूपीआई अभी गवर्नमेंट तो फिलहाल सेफ, कोई इशू नहीं, मतलब सिक्योरिटी बग तो कोई भी रिपोर्ट करा नहीं किसी ने लेटेस्ट, ना कोई हैक का ऐसा कुछ मिला, बट अभी तो फिलहाल सेफ है। वही ऐसे एक्स भी हो रहे हैं ना कि लोग शॉपिंग कर लेते हैं और सिर्फ पे करते हैं 1 रुपये और शॉपिंग करते हैं दबा के। हाँ, ये भी कार्डिंग ही है। हाँ, एक सॉर्ट ऑफ। तो पेमेंट गेटवे में ना वो कोई तो इंस्पेक्ट चेंज कर लेता है, कोई रिक्वेस्ट का जो गेटवे को जाती है ना पेमेंट के लिए, वो रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट, जैसे प्रॉक्सी टूल मैंने आपको बताया था ना बब, उसके थ्रू वो रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करेंगे और वो पेमेंट नंबर ही चेंज कर देंगे 1, और फिर वो सर्वर को भेजेंगे, सर्वर 200 होके भेजेगा। तो ये तरीके से आप 1 रुपये में 50 रुपये में बहुत सारे चीज़ें बाय कर सकते हो, और ये बहुत लोग करते हैं। भाई क्या क्या चल रहा है यार। भाई आप कुछ टूल्स लाए हो तो हम तुरंत वो टूल्स देखना चाहते हैं। तो इससे पूरी आप कार खोल सकते हो, कार ओपन हो सकती है, कोई भी कार। बी इट मर्सिडीज, BMW, हाईटेक कार। एक्सेप्शन है, केवल वो कीज़ होती है ना जिसमें आपको अनलॉक नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली आप एंटर करते हो, मतलब आप कार के नियर बाय जाओ तो ओपन हो जाती है अपने आप। बहुत सारी अच्छी खासी कार्स में आ रहा है, तो वो उस फीचर को छोड़ के बाकी सब बेसिकली अगर ओपन करने के लिए तुम टैप कर रहे हो अपना बटन, टैप कर रहे हो तो तो आप एक एक्सेसिबल है। हाँ, एक अनलॉक कोड दबा रहे हो ना आप, बेसिकली वो अनलॉक कोड को आप इंटरसेप्ट कर रहे हो और उस अनलॉक कोड को दोबारा रिप्ले कर रहे हो, तो आपका रिक्वेस्ट वो एक्सेप्ट करेगी ना गाड़ी, और आप बट उसके लिए पहले आपको इंटरसेप्ट करने के लिए करना पड़ेगा। मतलब जब हम गाड़ी लॉक अनलॉक करें तो आपको वहां होना पड़ेगा इंटरसेप्ट के लिए, फिर आप उसको रीप्ले करके गाड़ी कर खोल सकते हो। हाँ, बट कई गाड़ियों में ऐसा भी फीचर है कि इंजन ऑन नहीं होगा जब तक चाबी नहीं है, तो आप सामान चुरा सकते हो इससे, गाड़ी ऑन नहीं कर सकते। उस केस में आप गाड़ी नहीं ऑन कर सकते, बट उस केस में भी अनलॉक करने के लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं। एक बहुत पॉपुलर टूल है लिशी, वो आप मंगा सकते हो बाहर से, वो उससे आप अनलॉक कर सकते हो। बहुत सारी गाड़ियाँ अनलॉक होती हैं विदाउट चाबी। नहीं, वो चाबी ही होती है, वो चाबी वो इंजन ऑन कर सकती है। हाँ, वो चाबी आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको वो चाबी इंसर्ट करनी पड़ेगी, वो प्रॉपर सिलेंडर को आपको सेट करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं लॉक पिकिंग। मेरे पास टूल्स हैं, मैं वो दिखा सकता हूँ थोड़े बहुत, नहीं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं, बट वो टूल्स मैं दिखा सकता हूँ। तो वो लॉक पिकिंग बोलते हैं उसको, उसके थ्रू आप गाड़ी भी अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन भाई ये ऑल्टो जैसी गाड़ी में तो काम नहीं आएगा, उसके लिए तो वो स्केल ही चाहिए होगा जो मूवीज में। अबे जिसमें वो नहीं है, ऑटो लॉक वाला चीज नहीं, वो तो स्केल ही कामयाब है भाई। लेकिन इस डिवाइस से गाड़ियों के अंदर का सामान चोरी कर सकते हैं, गाड़ियां भी उठा सकते हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ ये डिवाइस आपके पास आया कैसे? ये मैंने मंगाया था। कौन सी गाड़ी चोरी करी है? आपने कौन सी गाड़ी चुरा ली? मैं बस रिसर्च पर्पज के लिए, मैं एक्चुअली इससे आप एयरप्लेन भी इंटरसेप्ट कर सकते हो जो फ्लाई कर रहे हैं ना। आप इनफैक्ट
उससे कम्युनिकेट भी कर सकते हो, बट वो इलीगल है। मैं एक बार दिखा दूंगा कि लेकिन इसका प्राइस क्या है भाई, अगर आप इंडिया में बता सकते 60,000 प्लस है, 60-65, बट ये आप बाहर 60,000 का सस्ता ही है वैसे। अगर किसी को गाड़ी चुरानी है, हाँ सामान चुराना है, तो भाई ये अमेजोन से मिल जाएगा। भाई 50 हम by 60। बिल्कुल भी आइडिया नहीं दे रहे किसी को, कोई चोरी चकारी गलत काम बिल्कुल नहीं। हाँ भाई, नेक्स्ट डिवाइस ऑफकोर्स ये मतलब इलीगल पर्पस के लिए तो आप बिल्कुल भी यूज़ मत करिए, आप अपने रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक टूल है, इसको बोलते हैं हैक RF। आप देख रहे होंगे यहाँ पे रेडियोज लाइट ऑन हो रही है, यहाँ पे एंटीनाज है, राइट। आप ये भी बहुत छोटा एंटीना है, बट आप एक बड़े एंटीना कनेक्ट करके आप इनफैक्ट जो भी ऊपर एयरप्लेन्स फ्लाई कर रहे हैं आप उनको इंटरसेप्ट कर सकते हो, उनसे कनेक्ट भी कर सकते हो, बट वो इलीगल प्रोसेस है। तो इसमें एक OS रन कर रहा है जिसको हम मेहम बोलते हैं। उसके बाद आप जैसे आप ये ओपन होगा, आप सिंपली जो भी गाड़ी आपको खोलनी है उसके पास जाके आपको फ्रीक्वेंसी मॉनिटर करनी पड़ेगी। भाई हम गाड़ी चोरी करना क्यों सिखा रहे हैं यार? भाई गाड़ी बोल गई नीचे कोई ऑन होते ही। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरसेप्ट करता है और देन उनसे आप कम्युनिकेट भी कर सकते हो। इसका एक हायर वर्जन भी आते हैं जो आप इनफैक्ट थोड़ा बड़े वाले आपको एंटीनास चाहिए होंगे आपको सैटेलाइट इंटरसेप्ट करने के लिए, तो आप वो भी कर सकते हो। फिर उसको फर्दर मोर आप उसको हैक भी कर सकते हो, सैटेलाइट्स को, या डाउन भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है। भाई ये कितना यूज होता है फ्रीक्वेंटली इंडिया में गाड़ी, आपको पता है कि यहाँ इंडिया में नहीं यूज़ होता है बिल्कुल भी? ये बाहर बहुत यूज़ होता है। US भाई ने वगैरह अब में लोग हमारे पॉडकास्ट पे दिखा दिया तो अब होने लग जाएगा यार। पर ऐसा करना मत यार, कोई यूज मत करना हमारा ये सिर्फ सब भाई। इंफॉर्मेशन शेयर करना पर्पस होता है, हम कुछ प्रमोट नहीं करते हैं, तो प्लीज़ कृपया करके ऐसी चीज़ें ना करें। भाई नेक्स्ट क्या है पिटारे में? भाई इतना बड़ा बैग लेकर आए हैं। इसको बोलते हैं पाइनएप्पल पाई। ये इससे क्या होता है भाई? ये एक्चुअली फेक एक्सेस पॉइंट क्रिएट करने के काम आता है। तो लेट्स से आपका कोई टारगेट है, कोई बिल्डिंग टारगेट है, राइट, कोई कॉर्पोरेट ऑफिस या कुछ भी टारगेट है, तो आप वहाँ जाइए नियर बाय, इसको कनेक्ट कीजिए और आप उस फेक एक्सेस पॉइंट्स के फेक रेप्लिकास बना सकते हो। जैसे लेट्स से आप इन्फोसिस की बिल्डिंग के पास गए, वाईफाई होगा वहाँ पे, इन्फोसिस वाईफाई का नाम इन्फोसिस होगा या जो भी होगा, आप उसके फेक रेप्लिका बनाइए, उनका ओरिजिनल नेटवर्क डाउन कीजिए और फिर सब जो बाकी कंप्यूटर्स होंगे वो फोर्स हो जाएंगे इसको इसमें कनेक्ट करने के। रेप्लिका पे कनेक्ट रेप्लिका पे क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। हाँ नहीं, मैंने डाउन कर रखा है वो, मैंने रियल नेटवर्क डाउन करा हुआ है और ये फेक पे वो कनेक्ट होंगे, देन आप उनका डेटा इंटरसेप्ट कर सकते हो। तो उनको पर इंटरनेट एक्सेस मिलेगा इसको हाँ, कनेक्ट करने से? इसको कनेक्ट करने से, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में एक और इंटरनेट का डिवाइस होगा जो कनेक्ट कर रहा होगा, बट ये फेक एक्सेस पॉइंट क्रिएट करने के काम आता है। ओह क्रेजी। भाई ये कभी यूज किया आपने? हाँ बहुत बार ये तो बहुत यूज होता है, जनरल यूज होता है, लोग यूज करते हैं इसको कॉर्पोरेट नहीं इलीगली नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ मतलब। हाँ ये मतलब एथिकल का पार्ट है? एथिकल है? अनएथिकल है, बट आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या। भाई और क्या पिटारे में और निकालो? भाई एक बहुत तगड़ी चीज लगी भाई आप रेडियो भी लेकर आए हो? रेडियो भी आपके पास भाई? ये बड़ा वाला डिवाइस निकालो भाई। हाँ मैं ये दिखा देता हूँ, ये ये एलन की होती है, ये स्पेशल कीज होती है ये ATM को ओपन करने के लिए। अच्छा आपने देखा होगा ना एक स्क्वाड सा होता है लोहे का, उसको इसको डालिए वो खोल दीजिए। इसके अंदर मल्टीपल स्क्वायर्स हैं। हाँ तो ये तो मिलेगा भी नहीं यहाँ पे, ये कहाँ से लाया आप? ये बाहर से ही मंगाया था। ये कितने का आता है? ये आपको 500 रुपये मिल जाएगा जैसा। अरे बस कर दे, अभी कैश पेमेंट कर दे। रात को 2 बजे ये काम चालू करो। हाँ ये दिखा सकता हूँ। हाँ ये एक डी ऑथर है, ये इंडिया में अवेलेबल है, 8-10 हज़ार का मिल जाएगा। ये बहुत फैंसी उन्होंने वॉच में डाला गया, बट इसमें एक चिप यूज़ हो रही है Note 32। इससे होता क्या है भाई? इससे आप एक्सेस पॉइंट डाउन कर सकते हो, वाईफाई डाउन करने के काम आता है लोगों के। तो ये बहुत छोटा है बट ये अच्छा वर्क करता है। बट वाईफाई डाउन करके आप चीज़ वही करो, डेटा ले रहे हो उनका। वाईफाई आप ओरिजिनल वाईफाई लोगों के आप जेन्युइन वाईफाई डाउन कर रहे हैं, आप अपना फेक वाईफाई आप कर रहे हैं सेम नेम से, तो फिर आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक डी ऑथर है, हैंडी डी ऑथर है, आप हाथ पे बांध करके लेके जा सकते ओह हो। तो इस वजह से ये तो ये काफी वैसे सिस्टम के पास रहनी चाहिए, मतलब कितने मतलब इसको यूज करके आप हमारे ऑफिस का वाईफाई डाउन हाँ यहाँ पे रह के तो ये इजीली हो जाएगा, बट अगर थोड़ा बाहर हो आप तो उसके लिए आपको थोड़ी बड़ी चिप चाहिए। Note 32 का आपको एक्सटेंडेड वर्जन चाहिए। इसमें ये ये यूज़ बहुत- करने के लिए हमें एक सिस्टम भी चाहिए, है ना? नहीं ये तो ये हैंडी है, तो ये तो इजीली करें हो क्या ये जाएगा। करें? ये देखिए आप डाउन करें एक बार से अपना वाईफाई। आप इसको स्कैन पे जाइए, आपको दिख रहा होगा हाँ स्कैन दिख रहा है। स्कैन AP+ST स्टेशन AP मतलब एक्सेस पॉइंट्स। अब ये है 0 पे, अब ये 100 तक स्कैन करेगा जो भी आसपास के एक्सेस पॉइंट है।
फिर जैसे ये 100 पे होता है उसमें फिर आप डी ऑथर्स, लिस्ट आ जाएगी ये कि कौन सा मुझे डाउन करना है, कौन सा वाईफाई हाँ। की लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट आ गई अभी? हाँ आ गई। 5 एक्सेस पॉइंट दिख रहा है अपना ना, नाम 100 अपना नाम तो नहीं आ रहा। नाम नहीं आएगा इसमें शायद, क्योंकि ये एक बार मैं एक्सेस पॉइंट पे जाके देख रहा ऐसा ना हो कि कभी फिर चला ही ना हमारा वाईफाई। जियो वाले परेशान हो गए। भाई बोलेंगे चल जाएगा, मैं उसकी फीस लूंगा। भाई कह रहे हैं आईडी पासवर्ड तुम्हारे चेंज अब। तो ये एक हैंडी टूल है। और कोई है भाई तिरुप का एक का? हाँ एक ये है, जब इसको बोलते हैं प्रॉक्समार्क 3। ये तो मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया, इसका अपडेटेड वर्जन यूज़ कर रहा था। दिखा दो एक बार ये कैमरा। प्रॉक्समार्क 3 है। जब भी आपको एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग में एंट्री करनी हो तो कॉर्पोरेट बिल्डिंग में आपको क्या होता है, RFID कार्ड्स होते हैं राइट, वो RFID क्लोन करने के काम आता है। तो ये जो एंटीना है ये थोड़ा ज़्यादा दूरी में नहीं बट थोड़ी सी दूरी पे इंटरसेप्ट कर लेगा। इसका बड़ा वर्जन इतना बड़ा आता है, वो बहुत दूर से भी इंटरसेप्ट कर लेगा। तो क्या होता है ना, फिजिकल रेड टीमिंग होती है। फिजिकल रेड टीमिंग में आपको टारगेट के हैक तो करना ही है, बट आपको बिल्डिंग में भी एंटर करने होते हैं, तरीके ढूंढने होते हैं। तो आप इधर सोशल इंजीनियरिंग करोगे जो भी वहाँ काम करता है, या तो आप ऐसा किसी का कार्ड क्लोन करके एंट्री कर जाओगे। किसी के पास सर्वर रूम का एक्सेस है तो उसका कार्ड क्लोन कीजिए, 2 मिनट लगेगा। बैटरी लगाइए इसमें, ऐसे फट से अगर उसके नियर बाय आप है हाई हेलो करोगे कुछ भी गले वाले में, उसका कार्ड जैसी टच होता है आप उसका क्लोन कर सकते हो। फिर इसका कार्ड क्लोन होते ही आप यहाँ पे लगा दीजिए, या तो एक और क्लोन बना दीजिए कार्ड। भाई आपके पास सारी की सारी इलीगल चीज़ रखी हैं आपके बैग में। हाँ नहीं, थोड़ी बहुत इलीगल है, भाई, थोड़ी भाई लीगल का है। तो प्रोफेशन, भाई को गवर्नमेंट ही हायर कर रही है अब, तो क्या करे। इसको बोलते हैं पोनागॉची। नाम इसका ये है बिकॉज इसका ये एक गेमिंग टूल था 1990s में, तो इस वजह से इसका नाम पोनागॉची मिल रहा है। तो ये जो आप फ्रंट एंड देख रहे हो ये गेमिंग स्क्रीन है, ये मैंने अलग से लगाया। बट इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है आप इसको ले जाइए, इसमें बैटरी लगाइए, छोड़ दीजिए, अपने आप जहाँ पे भी आसपास के वाईफाई होंगे ना 2.5 गीगाहर्ट्ज़ में, उससे भी ज़्यादा के वो बैंड्स के होते हैं, बट 2.54 के ये वाईफाई इंटरसेप्ट करेगा और अपने आप क्रैक करना स्टार्ट कर देगा। तो इसके बाद लिस्ट विस्ट सब होता है। इसका काम है अपने आप स्कैन कीजिए वाईफाई और क्रैक करना स्टार्ट करते हैं। तो ये भी एक टूल है। भाई ये ऐसा होता है, ये टूल कोई कंपनी बना रही है या मल्टीपल खुद। कंपनीज खुद बना दे? खुद मतलब आपका एक आइडिया होना चाहिए और देन उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये छोटे छोटे IoT डिवाइसेस में। आपने बनाया भाई कोई? नहीं, ये लोगों ने बना रखा है, मतलब एक किसी ने आइडिया इंडिविजुअल बनाते हैं, ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो यही बना रही है, इंडिविजुअली इंडिविजुअल बना के बनाते लोग हैं, सेल कर। वो इंडिविजुअल बनाएंगे, वो बता भी देंगे आपको क्या हार्डवेयर चाहिए और देन आप उस हिसाब से अपना डेवलप कर सकते आपने भी किया है किसी डिवाइस पे वर्क? हो। मैंने तो अभी जो मैं कर रहा हूँ सैटेलाइट वाला, तो उसमें मैं थोड़ा काम कर रहा था। बाकी फिजिकली तो हम आप सीधी सैटेलाइट हैक कर दोगे? मतलब उसमें सैटेलाइट आप इंटरसेप्ट कर सकते हो, जैसे कौन सी इस रीजन के ऊपर जा रहे हैं, फिर वो डिटेल्स वगैरह कर सकते हो, या और भी अटैक्स है फर्दर मोर, वो तो बहुत आगे लेवल का है, वो तो रिसर्च करना पड़ेगा। क्रेजी भाई। तो वो चीज़ है, तो उसमें थोड़ा करना पड़ेगा। और मैं दिखा देता हूँ आपको, ये टूल्स होते हैं लॉक खोलने के लिए, पैकिंग टूल्स बोलते हैं इनको। भाई इनको निकाल के दिखाओगे तो ऑडियंस को थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। सो जो भी ताला खोलने के, लॉक पिकिंग भी हैकिंग का ही पार्ट होता है। तो उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा मूवीज़ में, वो कुछ लोहे का उसको चाहिए होता है, देन वो हिलाता है वो। तो उसमें क्या होता है, सिलेंडर, हर एक लॉक सिलेंडर सिस्टम्स में काम करता है। सिलेंडर एक सिंक में हो तो वो लॉक खुल जाता है, राइट, चाबी डाल के वो लॉक खुल जाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट भी वही है, आपको ट्विस्ट करना है उस वाले मोड पे जहाँ पे वो लॉक ओपन होता है। तो ये जो चाबी है इसका काम है वो ट्विस्ट करना, और इसका काम है सिलेंडर लोकेट करना अंदर डाल के। तो जैसे ही वो बराबर सिलेंडर के सिस्टमेटिक वे में आ जाएंगे तो आप ओपन कर सकते हो। भाई मेरी स्कूटी चोरी हुई थी एक बार। अब याद ऐसे ही हुई समझ आ रहा है कैसे हुई थी। जैसी तेरी स्कूटी की हालत थी उसके लिए तो कुछ नहीं चाहिए उसके था लिए तो भाई। बुरा भी नहीं लगा ना इसको। भाई बहुत बुरा लगा, क्या हुआ इसका? उसका हैंडल ही खुला हुआ था, सब चीजें उसकी नाड़े से तो बंधी हुई। टायर उसके निकलने को हो रहे थे। वैसे सही कह रहे हो भाई, वो हो सकता है पत्थर से भी खुल गई हो। हाँ हो सकता है। पत्थर की नोक बना के। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये मैंने बनाया था लास्ट टू लास्ट ईयर। ये आपने खुद बनाया? हाँ। वाह। तो अभी का कॉन्सेप्ट क्या है, अभी जो हैकिंग होती है ना वो ड्रोन से भी होती है। तो लोग क्या करते हैं, एक FPV ड्रोन बनाएंगे, फर्स्ट पर्सन व्यू, कैमरा लगाएंगे, एंड देन उसमें एक डिवाइस लगा देंगे जो माउस जैकिंग के काम आता है। मतलब ये बिल्डिंग कॉर्पोरेट के सामने फ्लाई करेगा और जो वायरलेस माउस और वायरलेस कीबोर्ड में जो भी टाइप कर रहा होगा वो इंटरसेप्ट कर लेगा।
इधर या तो ये कॉन्सेप्ट। वायर वाले नहीं कर पाएगा। हाँ, वायर वाले नहीं कर पाएगा। RJ45 से कनेक्टेड होते हैं वो नहीं हो पाएंगे। जो वायरलेस नेटवर्क में डाउन करके देन कनेक्ट कर पाएगा फेक रेट, तो इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो 2 टाइप का अटैक हो सकता है। तो उस केस में ये मैंने बिल्ड किया था उस समय। भाई ये नई ये नई आपने टेक्नोलॉजी यूज किया है? हाँ मैंने यूज़ किया। मैंने 3-4 उड़ डेवलप। जाता भाई ये। अब तो नहीं उड़ेगा क्योंकि इसकी बैटरी फूल गई थी रखे ज़्यादा फ्लाई नहीं करो तो बैटरी इनकी वो हो जाती है। क्रेजी भाई। भाई मुझे तो लग रहा है टेक्नोलॉजी नई आई इसलिए रही है कि वो हैक अच्छे से हो जाए, अच्छे से hack हो जाए। क्योंकि नई नई जो भी आ रही है वायरलेस आ रही है, और अब ये RFID वाली जो कार में आती है अच्छे से हैक हो जाए। आप कह ही रहे हो ये सारे डिवाइस चलते हैं उसमें हैक करने के लिए। ये भी सेम टूल्स, ये भी अल्फ़ा कार्ड होता है, ये भी ये काम आता है। 17 DA है मेरे पास एक एंटीना इतना बड़ा, उसे आप कोई नियर बाय फ्लाइट ड्रोन कर रहा है तो उसका कनेक्शन डिसेबल कर सकते हो और वो गिर जाएगा। तो उसके भी काम आता है, ऊपर से वाईफाई हैकिंग करने के काम। अगर आपके आसपास कोई ड्रोन अटैक करने की कोशिश कर रहा है तो आप उन्हें डिसेबल कर सकते कोई फ्लाई कर रहा है ड्रोन, तो मेरे पास एक एंटीना है 17 dBi का, वो इतनी बड़ी रेंज क्रिएट करेगा या सिग्नल क्रिएट करेगा कि वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा अपने ओनर से, उसके बाद वो इधर गिर जाएगा। भाई उनको भी ब्रीच कर सकते हो आप, जो ये बैनर लगे होते हैं कहीं जैसे। हाँ वो तो बहुत बार किए हुए। बैनर जो बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए ना स्क्रीन रोड साइड्स पे बैनर्स, कि जैसे गाड़ी में भी चलते हुए बैनर हो गए। वो तो बहुत बार हो चुके हैं, वो लोगों ने भी बहुत किए हैं। उनका एक डेस्कटॉप एक IP होती है, उस IP पे जाओगे तो विंडोज़ ही होती है और उसमें एक सॉफ्टवेयर रन किया होगा, तो लोग क्या करते थे अपना मैसेज डाल देते हैं उसमें। अच्छा भाई, इवन ये रेड लाइट्स और ये सब भी हैकेबल होती है? बाहर तो हो चुकी है बट यहाँ इंडिया में नहीं होती। इंडिया में रीज़न ये है क्योंकि वो ये मैनुअल है शायद, एक अलग से चिप होता है, बट बाहर तो हो चुकी है बट इंडिया में तो मैंने देखा नहीं है। क्रेजी भाई। और क्या भाई पिटारे में और भी है तगड़ा? हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है, 2 टूल्स हैं। तो इसको बोलते हैं USB किलर। हाँ तो ये क्या करता है, अगर आप इसको एक देखो, बार दिखा दो कैमरे पे। तो पेन ड्राइव ही लग रहा है भाई। पेन ड्राइव है, नॉर्मल पेन ड्राइव ही है, बट अगर आप इसको ओपन करोगे तो आप देखोगे इसमें 5 बॉक्सेस बने हुए, राइट? दिख रहे होंगे आपको। तो ये 5 बॉक्सेस कैपेसिटर्स हैं। तो ये क्या करेगा, एनर्जी स्टोर करेगा और जिस भी डिवाइस में आप प्लग करोगे उसका मदरबोर्ड फूंक देगा। और तेरी तो कंप्यूटर क्या है भाई ये तो उसका मदरबोर्ड अलग ही चीज है। भाई आपकी हंसी बता रही है, आपने बहुत फूके हैं। मैंने बहुत फूका है कंप्यूटर भी, और वो जो वो होता है ना थंब स्कैन करने वाला, वो तो मैंने डाल के बहुत फूका है। तो पर ये नहीं फूकता है? ये नहीं फूकेगा, ये कैपेसिटर्स है ना इसमें, तो ये इसको बोलते हैं पावर सर्ज अटैक। ओके। तो लगाते ही फूक जाएगा। लगाते ही फूक जाएगा, एकदम से ये चार्ज करेगा और फिर जैसे ये 5 कैपेसिटर चार्ज होंगे फिर ये वही पावर दोबारा वो मदरबोर्ड पे भेजेगा और वो फूक जाएगा। बूम। भाई वैसे इस सब की पढ़ाई भी करी आपने या कोई कोर्स होता है इन चीज़ों का, क्या सीन है इसका? ये तो खुद का रिसर्च है, रिसर्च और एक्सपीरियंस। तो गूगल पे ही आपने बैठ के हमें। हाँ स्टार्टिंग में तो मैंने ऐसे ही किया था, बट उसके बाद से तो मैंने टीच भी किया है थोड़ा बहुत लोगों को, मतलब एजेंट्स को भी मैंने ट्रेन किया है जो उस एजेंसी में काम करते थे, क्योंकि मेरे को अब लैब किसी को थमा नहीं है ना, उसके बाद उन्हीं लोगों को बैठना, तो मैंने उनको ट्रेन किया था। इसको बोलते हैं, दिस इज़ अ टूल कॉल्ड रबर डकी। बहुत पॉपुलर टूल है, US में तो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं इसको। ये टूल पेन ड्राइव जैसे ही है, बट आप इसको प्लग करोगे तो एंटीवायरस इसको स्कैन नहीं करेगा, क्योंकि ये एक HWID डिवाइस है। तो जैसे आप इसको प्लग करोगे कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर को लगेगा ये कीबोर्ड है, ये एक माउस है। तो आपने देखा होगा कीबोर्ड और माउस कभी स्कैन नहीं होते एंटीवायरस से। तो इसमें मालवेयर डाल दीजिए, प्लग कर दीजिए और ये एंटीवायरस को बाईपास कर देगा। ये तो तोड़ है एंटीवायरस का। ये इसकी थ्रू बहुत बड़े बड़ी कंपनीज और इनफैक्ट गवर्नमेंट्स हैक हुए हैं। लोगों ने क्या किया था, रशिया ने 2006 में यही डिवाइसेस फेंक दिए थे, आर्मी के ऑफिस के बाहर फेंक दिए थे बहुत सारे। तो जो US आर्मी में काम करते थे उनको मिला पार्किंग में, उन्होंने उठाया, उन्होंने सीधा अंदर जाके अपने सिस्टम में प्लग कर दिया। और ये इतना फास्ट होता है, विद इन अ सेकेंड जो भी आप इसको कमांड दोगे फट से ये एक्सेस कर देगा। या आपने इसको कमांड दिया है कि एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके मालवेयर डाउनलोड मार ले, तो ये फट से कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करेगा, सारी कमांड पेस्ट होगी और एकदम से बैक एंड हो जाएगा। क्रेजी भाई, क्या क्या चल रहा है भाई। तो ये थोड़े डिवाइसेस हैं। भाई बात हो गई डिवाइसेस की और बात हो गई हैकिंग की। मैं चाहता हूँ अब हम बात करें डार्क वेब की। आपका डार्क वेब एक्सपीरियंस थोड़ा अलग रहा है हाँ जो आपने बताया, तो मैं चाहता हूँ
पहले आप ये बता दो डार्क वेब होता क्या है। जितना हमने सुना है, हमने रेड रूम्स और इन सब टॉर्चर रूम्स के बारे में सुना है। करेक्ट। करेक्ट मायनों में डार्क वेब क्या है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? हाँ, मैं ओरिजिन बता रहा था। बेसिकली ये यूएस नेवी का ही प्रोजेक्ट था, तो उनको एक नीड पड़ी कि एक प्राइवेट कम्युनिकेशन हो हमारे बीच में, हमारे और दूसरे डिपार्टमेंट में। तो उसके बाद उन्होंने ये स्टार्ट किया प्रोजेक्ट। उसके बाद डार्पा, जो कि सारे हाईली डेवलप नेटवर्क और हथियार बनाता है यूएस में, तो उन्होंने फिर अडॉप्ट कर लिया था। तो डार्क वेब बेसिकली एक, ये बोल सकते हो, एक ग्रुप ऑफ, एक हिडन एरिया है जो कि नॉर्मल सर्च इंजन इंडेक्स नहीं कर पाते। तो गूगल और ये जो पॉपुलर सर्च इंजन है वो उनको इंडेक्स नहीं कर पाएंगे उन पर्टिकुलर वेबसाइट्स को। तो वो वेबसाइट इजीली एक्सेसिबल भी नहीं होती, वो केवल एक स्पेशल ब्राउज़र के थ्रू एक्सेसिबल होती है, जिसको बोलते हैं टॉर, द अनियन राउटर। और उसमें जो मेथोलॉजी यूज होती है वो अनियन राउटिंग की होती है। मतलब अनियन में जैसे लेयर्स होते हैं वैसे ही एनक्रिप्शन के लेयर्स होते हैं, इस वजह से डेटा इनक्रिप्ट होता है उसमें। तो आपने कैसे एक्सेस करा और आपने क्या क्या देखा है डार्क वेब पे होता हुआ? हाँ, मेरी एक कंपनी थी जिसमें मैंने कुछ मंथ काम किया था, प्राइवेट कंपनी थी। तो वो उसमें मैंने वेब इन्वेस्टिगेटर मेरी प्रोफाइल थी। तो उसमें मेरा एक प्रोजेक्ट था कि मुझे एनिमल स्किन्स लोकेट करनी थी। ये जैसे लाइन स्किन बिकती है ना, इन सब की स्किन्स वगैरह और दवाइयाँ वगैरह डार्क वेब पे बिकती है। हाँ, तो सब कुछ मिलता क्रोकोडाइल है। स्किन्स के, स्नेक की स्किन, लॉइन की। और कौन खरीदता है और कौन बेचता है ये बेसिकली यही लोग जो मोस्टली तो मैं देखूंगा अफ्रीका में, यही जो कि जंगलों के आसपास रहते हैं ना, वही उन्हीं लोगों का ये अर्निंग सोर्स है। तो वो लोग ये जानवरों को मारते हैं, देन उसको सेल करते हैं, उसका हर एक पार्ट, उसके नाखून। ह्यूमन की भी डेड स्किन और ये सब भी उधर? ह्यूमन की स्किन मैंने देखी नहीं, बट हाँ मे भी अवेलेबल होगी। बट मेरा उस समय प्रोजेक्ट ये था, तो मेरा फोकस ही ये था। जैसे खरीद कौन रहा था स्किन को एनिमल की? कोई भी रैंडम पर्सन खरीद सकता है। तो उस समय तो एक पॉपुलर फोरम था सिल्क रोड करके, अभी तो बंद हो गया है। सिल्क रोड था, उस समय बंद भी हो गया, मतलब उसके ओनर को पकड़ लिया था। तो सिल्क, उसमें मैंने देखा था। तो वहाँ पे आपको स्किन्स, आपको पार्ट्स मिल जाएंगे, उसकी दवाई ववाई बनती है चाइना में। तो लोग खरीदते रहते हैं उसको, और क्रेडिट कार्ड से लेके पॉन से लेके चाइल्ड पॉन से लेके सब कुछ अवेलेबल है, गन्स वगैरह, लाइव मर्डर वगैरह सब। लाइव मर्डर वो सर्विसेज अलग होती हैं, जो आप रेड रूम के बारे में बता रहे हो। आपने एक्सेस करा है रेड रूम का? मैंने लाइव रेड रूम कभी नहीं देखा, बट उनकी वीडियोस वगैरह मैंने ऑफ कोर्स देखी हुई है। कोई बताओ, कोई वीडियो अजीब लगी हो कोई? हाँ, मैं फिर जब मैं एजेंसीज के साथ काम करता था, तब वो वीडियोस कुछ लाइव मर्डर की अवेलेबल रहती थी। उसमें वही था, जो ये बोको हराम और ये जो टेररिस्ट ग्रुप थे वो मारते थे। बाकी जो भी कैप्चर्स लोग थे, या तो वो क्रिश्चियंस होते थे, या वो दूसरे धर्म के, या वो गेज होते थे, जो भी है, उनको पकड़ते थे और उनको लाइव मर्डर करते थे। भाई ये कहा जाता है कि जो बहुत अमीर लोग हैं, मिलियनर लोग हैं, बिलियनर लोग हैं, वो ये देखने के लिए उनको प्लेजर मिलता है, तो इसके लिए वो पैसे देते हैं। सिर्फ यही पर्पस होता है उधर लाइव मर्डर्स का? हाँ, बेसिकली तो यही होता है। मतलब रेड रूम्स का में कॉन्सेप्ट यही है, उसमें लोग आपको पे करेंगे, एंड देन आप वो वीडियो या वो लाइव परफॉर्म करोगे एक्शन। तो बहुत सारे केसेस भी हैं। एक 2014-15 में एक लूसी करके लड़की थी, छोटी सी, 4-5 साल की। तो उसका, उसमें जो बंदा था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उस बंदे ने उसका लाइव मर्डर दिखाया था। वो 2-3 लड़कियां थी, उसका लाइव मर्डर दिखाया था ये अंडरग्राउंड में, ये डार्क वेब में। तो पे आप जितना पे करोगे उस हिसाब से, बट ये प्राइवेट रूम्स होते हैं, आपको इजीली अवेलेबल नहीं होते, वो बहुत डिफरेंट क्लाइंट्स को अवेलेबल होता है। ओके। तो आप एक्सेस कर सकते हो। भाई ये भी कहा जाता है कि अगर आपने डार्क वेब पे एक्सेस कर लिया तो आपका जो कंप्यूटर है जिससे भी आप एक्सेस कर रहे हो वो हैक हो जाता है, फिर उनकी आपकी इन्फॉर्मेशन लीकेबल है, इजीली एक्सेस मिल जाएगा किसी को भी। मतलब पता चल जाता है कि आपने यूज कर लिया डार्क वेब ऐसा? आपका देखो, ऐसा है क्या? नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी, बिकॉज आप एक जो ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो टॉर, वो डेटा जो भी कैशे जो भी आपके कंप्यूटर पे बना रहा है वो इनक्रिप्टेड ही रहेगा। तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है वो ट्रेस करना। बट आप जो भी वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, राइट, उसमें लॉ एनफोर्समेंट ने कुछ ना कुछ बग डाले होते हैं, जिससे रियल आईपी वो हो जाती है। तो गवर्नमेंट को पता चल सकता है, उन्होंने बहुत सारे खराब भी हुआ है लोकेट करने के लिए, कि अलग अलग फोरम्स के ओनर को लोकेट करने के लिए, या कौन कौन पॉर्न वेबसाइट्स में पीडोफाइल्स विजिट कर रहे हैं चाइल्ड पॉर्न में, तो उन्होंने लोग इंडियन अगर आप डार्क वेब को एक्सेस कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं अनसेफ हो, अनसेफ हो, और उनको मालूम पड़ जाएगा कि तुमने हो एक्सेस किया है। सकता है। जी जी जी, बहुत केसेस हैं। भाई वैसे ऐसा कहते हैं कि मतलब दूसरी गवर्नमेंट्स जो होते हैं, जैसे हमने बहुत सुना है टिकटॉक जैसे था ऐप,
वो इंडियन यूजर्स का डेटा ट्रैक करता था। हाँ हाँ तो ये मुझे तो लगता है यूएस गवर्नमेंट भी हमारा डेटा ट्रैक फेसबुक इंस्टा हाँ, के थ्रू कर रखती है। हाँ, यूएस में अमेंडमेंट 4 करके एक पॉलिसी है, लॉ है, जिसमें अगर जो कोई सा भी सर्वर यूएस में है, गवर्नमेंट उससे लॉग्स मांग सकती है। उसको बोलते हैं अमेंडमेंट 4। ऐसे ही एक चाइना में लॉ है जिसमें हर एक चाइनीज सिटीज़न एक एजेंट है, मतलब गवर्नमेंट को अगर चाहे तो वो उससे डेटा लिखवा सकती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल इंडियन ऐप्स के पास भी ऐसा है जो नहीं इंडियन नहीं, ऐप्स। इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा कोई लॉ भी नहीं बनाया, और इंडियन ऐप्स ऑफ कोर्स आईटी रेगुलेशन रूल्स फॉलो करती हैं। बट मैं इन दो स्पेसिफिक कंट्रीज़ के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि दोनों कंट्रीज़ बहुत हाई लेवल पे डेटा अवेलेबल रहता है उनके पास सबका। भाई डार्क वेब पे इट इज आल्सो सेड दैट वहाँ पे ड्रग डीलिंग होती है। हाँ हाँ, बहुत ईजी। आपने कभी experience मैंने किया, सुना है, कहीं मेरे सुना? दोस्त ने किए हैं ऑर्डर। इंडिया में तो नहीं, बट बाहर क्या अल्जीरिया वगैरह में उन्होंने ऑर्डर वगैरह किए, आ जाते थे वो कैप्सूल्स पिल्स वगैरह आ जाते थे, तो वो सब और उन्होंने वो ऑर्डर किया। ऐसे आते हैं कि किसी सॉफ्ट टॉय में आ रहे हैं। हाँ करेक्ट करेक्ट, वो किसी चीज़ में स्टफ़ रहेंगे या किसी बुक्स के अंदर वो कटिंग रहती है उसमें रहते हैं, तो ऐसा करके वो स्टफ़ करके भेजते हैं। अच्छा भाई, आप इतने टाइम से हैकिंग की दुनिया में रहे हो, तो मेरा वैसे मुझे नहीं पता, आपको इसके बारे में पता ही नहीं, मैं रैंडमली क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ कि सीक्रेट सोसाइटीज़ या इल्यूमिनाटी या जो ये असैसिन वाली दुनिया होती है, इससे इसका कभी पाला पड़ा है आपको? कभी ट्रैक करा है किसी गवर्नमेंट ने किसी सीक्रेट सोसाइटी को, या आपने किसी प्रोजेक्ट के तहत करा हो, या कुछ आपके फ्रेंड्स हैकर फ्रेंड्स ने किसी कंट्री का बताया हो? सीक्रेट सोसाइटीज़ तो नहीं, बट बहुत सारे ग्रुप्स हम लोगों ने लोकेट किए थे जो फंड्स रेज कर रहे थे आईसीस के लिए। तो टेररिस्ट गवर्नमेंट वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड रेजिंग कर रहे थे, तो वो सारे प्राइवेट ग्रुप्स का पता किया था। बट ऐसा सीक्रेट सोसाइटी सॉर्ट ऑफ नहीं है। और हिटमैन हायर कर सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बट बहुत सारी फेक्स भी हैं। आपके बिटकॉइन ले लेंगे और देन कोई रिस्पॉन्ड नहीं। बेसिकली आप असैसिन हायर कर सकते भाई हो। ये बिटकॉइन पे ही डील करते हैं? बिटकॉइन, लीड कॉइन, डोज कॉइन, ये सारे डिजिटल करेंसी, बिकॉज वो ट्रैकेबल इजीली नहीं है। आपका वॉलेट ट्रैक होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता कुछ। भाई। ये तो नेक्स्ट लेवल चीज चल रही है भाई दुनिया में। तो भाई जाते जाते हमने कितनी भाई दिमाग हिल गया कि कार्ड नहीं यूज कर सकते, फोन नहीं यूज कर सकते, इंस्टा फेसबुक जैसी एप्स नहीं यूज भाई गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते हो इतनी हाइट। गाड़ी, कॉर्पोरेट ऑफिस, सब कुछ आपका अनसेफ है। तो भाई जाते जाते मैं 1100 नोकिया यूज करने के अलावा कोई टिप अगर आपके पास है अपना डेटा सेफ रखने का, तो क्या? कैसे बचे जनता? आप लोग या तो ओपन सोर्स फ़ोन यूज़ कर सकते हो, या तो आप क्रिप्ट फ़ोन यूज़ कर सकते हो। सो बहुत सारी कंपनीज है जो क्रिप्ट फ़ोन यूज़ करती है। इनफैक्ट सारे एजेंट क्रिप्ट फ़ोन ही यूज़ करते हैं। जो गवर्नमेंट फोन होते हैं भाई? बहुत सारी कंपनीज हैं जो एक एंड टू एंड इनक्रिप्टेड फ़ोन्स बनाती हैं। वो ब्लैकबेरी का ओल्ड फ़ोन लेंगी, उनका वो सेम मॉडल लगेगा आपको कि हाँ ये तो बहुत 2014-15 का, बट उसमें डेटा सारा एंड टू एंड इनक्रिप्ट होगा। तो दुबई में मिल जाते हैं वो फ़ोन्स। अच्छा हाँ, वो रेगुलर स्मार्टफोन्स की तरह ही होता तरह ही होता है, बट वो उसमें कीपैड भी होगा, बट वो एंड टू एंड क्रिप्ट होगा। और उसमें फेक IMSI कैचर, यानी फेक जो मैंने आपको बताया था ना स्टिंगरे, वो भी डिटेक्ट कर लेता, फेक टावर्स वो डिटेक्ट कर लेता। तो वो वैसे फ़ोन मोस्टली एजेंट यूज़ करते हैं। मैं आपको फ़ोटो दिखा भी दूंगा कैसे होते हैं। मैंने लिए थे, वो महंगे होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, 4-5 लाख के। या तो ऐसा कुछ आप यूज़ करो, नहीं तो दूसरा सोल्यूशन है चीप ओपन सोर्स फ़ोन यूज़ कर लो, जिसमें आपको पता रहेगा कौन सी चिप है, कौन सा क्या है। 2-3 कंपनीज हैं जो ओपन सोर्स फ़ोन बनाती है, वो आपको ऑप्शन देगी आप कौन सा चिप ऐड ऑन कर सकते हैं, कौन सा नहीं। तो 1-2 कंपनीज हैं जो करती हैं। भाई ये भी इजी चीज नहीं है। एक तो आपने कस्टमाइज करो अपना एक तो आपने 4 लाख का बता दिया, एक आपने ये बता दिया जहां हम पहुंच जहां सकते हम हैं। कस्टमाइज करें, हमें पता ही नहीं चिप कौन सी और क्या, बाकी तो सब एक्सप्लॉइटेबल है, बाकी सब हाक मतलब नथिंग इज सेफ। नथिंग इज। जो व्हाट्सएप पे आ गया वो हो गया है। प्राइवेसी इज अ मिथ। प्राइवेसी इज अ बिग मिथ। कुछ भी भाई safe कुछ भी कोई एक्सचेंज कर रहा है व्हाट्सएप के थ्रू, ध्यान से करे, भले ही रिलेशनशिप में या किसी चीज में ध्यान फोटोज से। वगैरह भाई व्हाट्सएप तो एक ऐसी चीज है जो हर बंदा यूज कर रहा है, हर एज ग्रुप का। Correct. तो ये तो कोई चीज ही नहीं है ना करने वाली, कोई रोक ही नहीं सकता। इसीलिए ये डिमांड में है। अगर आप उसका एक्सप्लॉइट डेवलप करोगे तो आप $1 मिलियन आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। अगर आप व्हाट्सएप का एक्सप्लॉइट या स्नैपचैट का एक्सप्लॉइट। भाई इतने ज्यादा हैक्स आपने हमको दिखा दिए हैं, आपने खुद करें, तो गवर्नमेंट इन पे काम क्यों नहीं कर रही है? ये सब सेफ कैसे होगा? गवर्नमेंट हर एक कंट्री की गवर्नमेंट डिपेंड करता है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, US, इजराइल एंड
रशिया आगे इसलिए बिकॉज उन्होंने अपना ये प्रोग्राम 2001-2002 में स्टार्ट कर दिया था। जैसे मैंने आपको बताया 2006 में यूएस भी नेवी और उनका आर्मी भी हैक हुआ था, तो उनको वो चीज़ें से पता था कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। इंडिया में 2016-17 से ही उन्होंने स्टार्ट किया है एक प्रॉपर टीम बनाने का, ऑफेंसिव टीम, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में। तो गवर्नमेंट काम कर रही है बट तो वेट टाइम इट विल हैपन। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा इन चीज़ों को। मतलब इस सेक्शन को प्रायोरिटी नहीं मिली। हाँ, ये सही बात है। और मुझे लग रहा है कि ऐसे डिवाइसेस को तो इनको उल्टा हैक करना कि ये वर्क ना करें, ये तो मुझे लग रहा है पॉसिबल ही नहीं है जो आपने अभी डिवाइसेस दिखा दी हैं। ये पॉसिबल नहीं है। ये मतलब ये लेना, उनको यूज़ करना हर किसी का बस का नहीं है। आपको नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए उनको ऑपरेट कैसे करते हैं, तो वो चीज़ें हर किसी पे अवेलेबल भी नहीं होती। क्रेजी भाई, क्रेजी क्रेजी क्रेजी। बहुत बढ़िया पॉडकास्ट हुआ, मज़ा आ गया हम लोग को। भाई हम आपको दोबारा बुलाएंगे क्योंकि मुझे लगता है अभी भी आपके पास बहुत सारा कंटेंट है शेयर करने को, और हम आपके केसेस पे और बात करेंगे। तो दोस्तों, आप अपने डेटा को और अपने फ़ोन्स को और अपने डिवाइसेस को ज़रा ध्यान से यूज़ करो। अब मेक श्योर करो कि भाई जो भी आपकी कॉन्फिडेंशियल बातें हैं, आपकी जो प्रिवेसी है ना, वो ऐसे ऑनलाइन शेयर ना करो। 1-to-1 मिलके कर लो जो करना है, ऑनलाइन कुछ मत करो। भाई से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहे हैं, चाहे उनका इंस्टाग्राम हो या कोई भी कांटेक्ट अगर आपको करना चाहे तो जिस तरीके से वो करेगा वो हम डिस्क्रिप्शन में यार मेंशन कर एक्स का देंगे। फोन मत हैक करवाना। हाँ कि भाई ये एक फ़ोन हैक कर दो ज़रा, ये सब भाई यहाँ बैठे बैठे डिमांड आ गई है, ये बंदा कह रहा है कि मुझे अपनी एक्स का फ़ोन हैक करवाना है। तो आई एम श्योर जनता से आपको बहुत डिमांड आने वाली है ऐसे। तो वो सब मत करना भाई, वो सब भाई अवॉइड करेंगे, पढ़ेंगे भी नहीं। तो मिलेंगे दोस्तों आपसे नए पॉडकास्ट में। और अगर आपको पॉडकास्टिंग शुरू करनी है तो उससे रिलेटेड एक छोटा सा कोर्स हमने बनाया है आपके लिए। उसमें हमने ये बताया कि हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कैसे कैमराज अलाइन करते हैं, और मतलब टेक्निकली अगर आपको कुछ चीज़ें जाननी है, ओवरव्यू बढ़िया जुगाड़ से बताइए हमने तो कि हम जुगाड़ जो के करते तरीके हैं, से कैसे करते वो हमने एक कोर्स में 7 एपिसोड की सीरीज़ बना के लॉन्च करा है, तो वो हमारी डिस्क्रिप्शन में है। अभी एक ऑफ़र भी चल रहा है, आप जाके एनरोल कर सकते हो। और मिलेंगे आपसे ऐसे ही एक और मज़ेदार पॉडकास्ट के साथ। भाई आपके कोई फाइनल वर्ड्स? बी सेफ, दैट्स इट। चलो मिलते हैं चलो भाई, दोस्तों सेफ आपसे। रहो, ठीक है ना। लोग कह रहे हैं भाई आपके होते थे हम सेफ नहीं है, आप लोग